सो हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स, आप लोगों का वेलकम है आपके चैप्टर डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन पे। तो मे बी ये आपका लास्ट एपिसोड हो सकता है, बट आई एम सेइंग मे बी क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम लग गया सो मे बी वी विल बी डिवाइडिंग दिस इनटू टू पार्ट्स। तो आज हम शुरू करते हैं इससे जहाँ से हमने कल की यानी कि पिछली क्लास से हमने छोड़ा था, राइट? सो या So like pictograph, bar graphs give a nice visual way to represent data, right? They represent data through equally spaced bars, each of equal width, where the lengths or heights give frequencies of different categories, right? ये हमने अपने pictograph में और bar graph में देख रखा है, right? Each category is represented by a bar where the length or height depicts the corresponding frequencies, right? ये हम bar graph की बात कर रहे हैं जैसे हमने चीजें करी थी, right? The bars have uniform spaces between them to indicate that they are freestanding and represent equal categories. The bars help in interpreting data much faster than a frequency table. By reading a bar graph, we can compare frequencies of different categories at a glance. We must decide the scale. For example, 1 unit length is equals to 1 student, or 1 unit length is equals to 200 for a bar graph on the basis of the data, including the minimum and the maximum frequencies, so that the resulting paragraph nicely fits and look visually appealing on the paper or poster we are preparing. The marking of the unit length as per the scale must start from zero. राइट, तो आपका जो पिक्टोग्राफ है या बार ग्राफ है उसका अच्छा व्यू होना चाहिए जो कि डाटा को रिप्रेजेंट करे, एंड और इक्वली स्पेस होना चाहिए, इक्वल विड्थ होनी चाहिए, लेंथ एंड हाइट आपकी फ्रीक्वेंसीज को बता रही है वो, है ना? तो वही है कि जो लेंथ है जितनी बार ग्राफ की उतना वो आपका फ्रीक्वेंसी की तरफ है, बीच बीच में जो बार है उनके बीच स्पेस होना चाहिए, और जो डाटा है उसको ऐसे लिखा जाए कि अच्छे से दिखे, है ना? बाय लाइक सीइंग द फ्रीक्वेंसी टेबल आपका बार समझ में आए, और बार ग्राफ मतलब उसके फ्रीक्वेंसी टेबल से आप बार ग्राफ बना के बार ग्राफ जो है उसको एज एन कंपेयर कर सकते हैं एक ही झटके में एज एन फ्रीक्वेंसीज के लिए, है ना? और उसमें स्केल आप अच्छा सा बना के जिसके बेसिस पे स्केल किसके बेसिस बनाएंगे कि जो मैक्सिमम एंड जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है ना उसके बेसिस पे, और जिससे सारी फ्रीक्वेंसीज जो है सारा का सारा कुछ एक काइंड ऑफ एक उसमें आ जाए, ठीक है? सो दैट इज व्हाट वी वर डिस्कसिंग। अब हम 4.5 से शुरू करते हैं, दैट इज योर आर्टिस्टिक एंड एस्थेटिक कंसिडरेशंस। सो लेट अस step forward in this. In addition to the steps described in previous sections, there are also some other more artistic and aesthetic aspects one can consider when preparing visual presentations of data to make them more interesting and effective. यानी कि और भी चीजें हैं जैसे कि आप visually appealing अपने डाटा को अपनी presentation को बना सकते हैं. So let us see. First, when making a visual presentation of data such as pictograph or bar graph, it is important to make it fit into the intended space. मतलब कि जब भी आप एक पिक्टोग्राफ या बार ग्राफ बना रहे हैं तो आपको जो जगह दी गई है उसमें वो आपका स्पेस में आपका आ जाना चाहिए, राइट? दिस कैन बी कंट्रोल फॉर एग्जांपल बाय चूजिंग द स्केल अप्रोप्रिएटली एज वी हैव सीन अर्लियर। इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अब इसको कंट्रोल कर सकते हैं बाय द स्केल, है ना? हम कितना अप्रोप्रिएटली स्केल को चूज करके एज स्केल को लेके उस पर डालें, है ना? वो हमारे हाथ में, है ना? It is also desirable to make the data presentation visually appealing and easy to understand so that the intended audience appreciates the information being conveyed, है ना? इसमें मतलब की है कि आगे वाली जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो आगे जो जा रही है लोगों के पास उनसे वो सारे लोग खुश हैं, समझें और उसका समझ में आए उनको कि क्या इन्फॉर्मेशन जो हम दे रहे हैं वो समझ में आए उनको, राइट? Let us consider an example. Here is the table naming the tallest mountain on each continent along with the height of each mountain in meters. तो यहाँ पे कॉन्टिनेंट के साथ साथ आपके हर एक माउंटेन के नाम है और उनकी हाइट, जैसे कि एशिया एवरेस्ट 8,848 मीटर, साउथ अमेरिका अकोनकागुआ 6,909 6,962, नॉर्थ अमेरिका डेनाली 6,194, अफ्रीका किलिमंजारो 5,895, Europe, Elbrus, 5,642, Antarctica, Vincent Massif, 4,892, Australia, Kosciuszko, 2,228, right? How much taller is the Mount Everest than Mount Kosciuszko? Are Mount Denali and Mount Kilimanjaro very different on heights? This is not so easy to calculate distance from a large table of numbers, है ना? अब ये एज एन ऐसे हैं तो हम इसका जो काइंड ऑफ वो चीजें हैं वो इसको एज एन हम वैसे बता नहीं सकते हैं, और ये बहुत ज्यादा है ना? एज एन लार्ज टेबल नंबर्स हैं क्योंकि आपके बहुत ज्यादा नंबर हैं इसमें, राइट? ये ऐसे एक सिंगल डिजिट नंबर नहीं है जिसमें आप ऐसे 9 है, 6 है, माइनस कर दो 3,
इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत सारे नंबर्स हैं, तो थोड़ा बहुत इसमें टाइम लगता है हमें आंसर काइंड ऑफ चीज़ों के क्वेश्चंस के आंसर्स देने में, राइट। As we have seen earlier, we can convert the table of numbers into bar graph as shown on the right। मतलब कि आप इसको बार ग्राफ में बना सकते हो, जैसे आपके राइट पे दिखाया हुआ है वैसे, है ना। इसको बार ग्राफ में बना के कर सकते हैं। Here each value is drawn as horizontal box, इधर horizontal box की तरह बनी हुई है, आप उसको एज एन horizontal वर्टिकल में डिवाइड करके काइंड ऑफ बना सकते हैं। नाम लिख के, और हाइट जितनी जितनी है उसको उतना सॉरी उतना उतना बार लंबा करके अपना। These are longer or shorter depending on the number they represent. This makes it easier to compare the heights of all these mountain glass। इससे अगर आप बार ग्राफ बनाएंगे इससे, तो आप एक ही झटके पे, एक ही ग्लास में आप इसका सारे जो साइजेस हैं उसका देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, एशिया एवरेस्ट का इतना है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा बॉक्सेस के साथ साथ आपका बार ग्राफ बना हुआ है। However, since the boxes represent height, it is better and more visually appealing to rotate the picture so that the boxes grow upward vertically from ground like mountains। है ना, अगर हम ऐसे हाइट दिखा रहे हैं बार ग्राफ में एज माउंटेन्स की हाइट दिखा रहे हैं, तो अगर हम उसको ऐसे हॉरिजॉन्टली के बजाय वर्टिकली दिखाए ना ग्राउंड से, जैसे माउंटेन्स होते हैं, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो वही हम दिखा रहे हैं। A bar graph with a vertical bar is also called a column graph। अगर आप इसको वर्टिकल बार्स के साथ, यानी कि वर्टिकल मीन्स ऐसे, मतलब सीरीज स्टैंडिंग, उसको हम अब क्या कहते हैं, कॉलम बार्स, कॉलम ग्राफ भी कहते हैं, राइट। कॉलम्स आर द पिलर्स यू फाइंड इन अ बिल्डिंग दैट होल्ड्स अप द रूफ। है ना, अगर आपकी एक छत होती है, तो उसके नीचे जो होते हैं ना, जैसे यहाँ पे चार कोने, टेबल के भी जैसे चार कोने होते हैं, तो वैसे ही जो कोने होते हैं, द कॉर्नर्स होते हैं, दे आर लाइक द कॉलम्स ऑफ अ रूफ। है ना, वो खड़े करते हैं बिल्डिंग को, राइट। So columns are the pillars you find in a building that hold up the roof, right? Below is a column graph for our table of tallest mountains। From this column graph, it becomes easier to compare and visualize the heights of the mountains। है ना, तो हम इसमें देख सकते हैं सारे हाइट्स माउंटेन्स की, यहाँ पे सारी है, एशिया से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक। देख लीजिए एक बार, कॉन्टिनेंट के साथ साथ में आपका सारा कुछ है, एज एन आपका पहाड़ के नाम एंड एवरीथिंग। आगे बढ़ते हैं। In general, it is more in intuitive and suggestive and visually appealing to represent heights that are measured upwards from the ground using bar graph that are vertical bars or columns। है ना, मतलब कि उनको ऐसे वर्टिकल बार से दिखाना ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हाइट्स को रिप्रेजेंट करना है, तो काइंड ऑफ दैट मेक सेंस, राइट। तो थोड़ा अच्छा सा विजुअली अपीलिंग भी लगता है। Similarly, lengths that are parallel to the ground, like this in distances या between location on earth, जो कि एज इन ग्राउंड में पैरेलल होती हैं, है ना, वो ज्यादातर आप उसको हॉरिजॉन्टल आर्क्स ऐसे चीजों से दिखा सकते हैं। वही लिखा हुआ दैट दे आर यूजुअली बेस्ट रिप्रेजेंटेड यूजिंग बार ग्राफ विद हॉरिजॉन्टल आर्क्स, ऑलराइट। तो ये दोनों बातों का ख्याल रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट इज फिगर इट आउट। If you wanted to visually represent the data of the height of the tallest person in each class in your school, would you use a graph with vertical bars or horizontal bars? And why? तो इसके लिए आप क्या क्या चूज कर सकते हो, अभी हमने बताया है। सो यू कैन चूज वॉट एवर यू वॉन्ट एक्चुअली, बट इफ यू आस्क मी, तो इसको मैं छोटा सा करके यहाँ पे आई एम राइटिंग इट, ठीक है। तो टू प्रेजेंट द डाटा of the height of the tallest person in each class in a school, vertical bar graph, vertical bar graph is useful
as heights of a person can be compared by heights, है ना? मतलब कि अगर हम बंदों की या जिसकी भी पर्सन्स की हाइट वो दिखा रहे हैं, तो अगर हम उसको एज एन वैसे ही दिखाएं बार ग्राफ की तरह हाइट शो करें एज एन ऐसे वर्टिकल फॉर्म में, तो काइंड ऑफ दैट मेक्स काइंड ऑफ सम सेंस। तो वही बात है, ठीक है। ये पीछे जो टिक है इसको रेस। सेकंड है, इफ यू वर सॉरी if you were making a table of the longest river on each continent and their length, would you prefer to use a bar graph with vertical bars or with horizontal bars? Why? Try finding out this information and then make the corresponding table and bar graph. Which continent have the longest river? तो ये भी हमें बताना है, ठीक है। सो इस केस में क्योंकि हम ऐसे ये कर रहे हैं, तो इस केस में हम क्या करेंगे? सोचो 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 गाइस। क्योंकि हम रिवर्स का दिखा रहे हैं, सो दैट इज व्हाट काइंड ऑफ पैरेलल टू ग्राउंड, तो हम उसके लिए हॉरिजॉन्टल बना सकते हैं कि क्या? सो सी, इन दिस केस बार ग्राफ विथ हॉरिजॉन्टल बार्स इज यूजफुल, है ना, एज लेंथ ऑफ रिवर्स is a horizontal feature, so lengths of rivers can be compared with lengths of horizontal bars easily, ठीक है। अब यहाँ पे आपका कुछ और गिवन है, दैट इज रिलेटेड टू योर इन्फोग्राफिक्स, तो वो देख लेते हैं एक बार यहाँ। So when data visualization, such as bar graph, are further beautified with more extensive artistic and visual imagery, they are called इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स और इन्फोग्राफिक्स। जब आप बार बार ग्राफ को और ब्यूटीफुली एज दिखाते हैं विद योर आर्टिस्टिक एंड विजुअल इमेजिनरी, तो हम उसको इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स या इन्फोग्राफिक्स भी कहते हैं फॉर शॉर्ट, है ना। और जो इन्फोग्राफिक्स का मेन मोटिव होता है, इट इज टू डू व्हाट इज, इट इज टू लाइक अटेंशन अट्रैक्टिंग करना, है ना, and engaging visuals to communicate information even more clearly and quickly in a visually pleasing वे, मतलब कि और अच्छे अच्छे तरीके से वो इंफॉर्मेशन को गैदर करके उसको और अच्छे से शोकेस और कम्युनिकेट करें थ्रू विजुअल मीन्स, राइट। एज एन एग्जांपल ऑफ how infographics can be used to communicate data even more suggestively, let us go back to the table above listing the tallest mountains on each continent, है ना। हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने वीडियो बार ग्राफ विद वर्टिकल बार्स columns rather than the horizontal bars to be more indicative of mountains, क्योंकि माउंटेन्स की जो हाइट थी वो लाइक फ्रॉम ग्राउंड से हमें दिखानी थी, तो हमने एज एन यानी कि ये वर्टिकली बार ज्यादा चूज करी थी क्योंकि हमें एज एन वो दिखाना था, राइट। Whereas जैसे कि आप अगर देखेंगे, but instead of rectangles we could use triangles which look a little bit more mountains and we can add a splash of color as well, here is a result। मतलब कि अगर हम रेक्टेंगल्स की जगह बार ग्राफ में रेक्टेंगल्स की जगह हम ट्राइंगल्स का यूज करते और कुछ कलर्स ज्यादा देते तो माउंटेन्स थोड़े अच्छे लगते हैं, जैसे कि ये देखिए, देख सकते हैं ना आप लोग। तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ वैसी चीजें बना दी इन लोगों ने एज इन शोकेस करने के लिए हाउ ब्यूटीफुली दे कैन बी डिपिक्टेड, राइट। While this infographic might look more appealing and suggestive at first glance, it does have some issues. The goal of our bar graph
earlier was to represent the height of various mountains using bars of appropriate height but the same width, है ना। मतलब कि यहाँ पे दिख तो रहा है अच्छा, एज एन अच्छे एज एन हमें समझ में आ भी रहा है कुछ कुछ चीजें, और इसमें क्या दिक्कतें हैं वो क्या है कि हमारा जो मेन गोल है ना बायोग्राफर की हाइट दिखाए हमें, एज एन योर जितनी भी उसकी लेंथ वगैरह है उस हिसाब से। बट यहाँ पर आपका हाइट जितनी दिखा रहे बट विड्थ सेम होनी चाहिए, और यहाँ पे थोड़ा बहुत वो नहीं है, राइट। तो द पर्पस ऑफ यूजिंग द सेम विड्थ वाज टू मेक इट क्लियर दैट वी आर ओनली कंपेयरिंग हाइट्स, है ना। सेम विड्थ का यही बनाने का मतलब था कि हम सिर्फ हाइट्स कंपेयर करें। हाउएवर इन दिस इन्फोग्राफिक द टॉलर ट्रायंगल्स आर आल्सो वाइडर, मतलब कि जितना टॉलर है जितना ऊंचे हैं वो और चौड़े भी हैं, राइट। आर टॉलर माउंटेन्स ऑलवेज वाइडर, तो ये तो बात नहीं है कि जितने ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स है वो वाइडर भी हो, नहीं ना। तो द इन्फोग्राफिक इज implying additional information that may be misleading and may or may not be correct। मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है जो आपका इन्फोग्राफिक दे रहा है वो थोड़ी बहुत गलत भी है, जो कि मिसलीडिंग भी है और कहीं पे करेक्ट नहीं भी है, राइट। समटाइम्स गोइंग फॉर मोर अपीलिंग पिक्चर कैन बी एक्सीडेंटली मिसलीड, है ना। और अच्छा दिखाने के चक्कर में कभी कभार आपका चीज खराब भी हो सकती है या मिसलीड भी कर सकती है। सॉरी। So that is it. Taking this idea further and to make the picture even more visually stimulating and suggestive, we can further change the shapes of mountain to make them look even more like mountains and add other details while attempting to preserve the height। है ना, मतलब हम इस आइडिया को रख के पिक्चर को और अच्छा बना सकते हैं, जैसे कुछ कुछ चेंजेस करके शेप्स हटा के एंड उसको और माउंटेन तरह करके और उसकी और अच्छे से डिटेलिंग करके, राइट, हम हाइट्स प्रिजर्व कर सकते हैं। For example, we can create an imaginary mountain range that contains all these mountains। हम ऐसे mountain range imaginary बना सकते हैं जो कि mountains को contain करके रखे, right? So that is it. Is the infographic below better than the column graph with the rectangular column of equal width? The mountains look more realistic, but the picture is accurate, है ना। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं जैसे कि आपका जो है एवरेस्ट appears to be twice as tall as Elbrus, है ना। यहाँ पे अगर हम ये देखें तो सेवन हाईएस्ट पीक्स ऑन द सेवन कॉन्टिनेंट्स, तो यहाँ पे आपकी जो दिख रही है ये आप देख सकते हैं, पहली सबसे कम, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे, एंड ये तो यहाँ पे क्या है थोड़ा बहुत देखने में जो एवरेस्ट है वो क्या है, वो आपका थोड़ा बहुत एल्ब्रेस्ट से ट्वाइस लग रहा है। एल्ब्रेस्ट कहाँ पे है, ये इससे एकदम ट्वाइस लग रहा है ना, काइंड ऑफ है क्या, नहीं। तो वही है, थोड़ा बहुत विजुअली देखने में नहीं होता, राइट। सो व्हाट इज 5642 इंटू टू, तो वही क्वेश्चन है, वो तो ज्यादा होता है 8000 से तो ज्यादा, ये बिल्कुल भी 8088 9000 से भी ज्यादा है, 10,000 से भी ज्यादा है। सो राइट, यही चीजें होती हैं। सो while preparing visually appealing presentation of data, we also need to be careful that the picture we draw do not mislead us about the facts, है ना। सॉरी। हम कितनी भी सुंदर कितनी विजुअली अपीलिंग प्रेजेंटेशन दे दें, बट हमें एक चीज का ख्याल रखना चाहिए कि जो हमारी पिक्चर है वो किसी को मिसलीड ना करे फैक्ट से रिलेटेड, है ना, उस चीज को खराब ना करे, राइट। So in general, it is important to be careful when making of reading infographics so that we do not mislead our intended audience and we ourselves are not misled, है ना। मतलब कि हम अपने ऑडियंस को अपना जो इन्फोग्राफ्स दिखा रहे हैं वो कहीं खराब ना दिखाएं और मिसलीड ना करें। तो ये हमारा इंटेंडेड ऑडियंस जो चीज देख रही है उससे वो कहीं और एज एन काइंड ऑफ फ्लक्चुएट ना हो, काइंड ऑफ उनको गलत चीज का एज एन इससे वो आइडिया ना चले, राइट। तो कभी कभार जो है आपका चीज जो आप दिखा रहे हैं शोकेस कर रहे हैं दैट मे नॉट बी करेक्ट या काइंड ऑफ मिसलीडिंग, तो वो उस चीज का ख्याल रखना जरूरी है। अब हम आ गए हैं यहाँ पे इसकी समरी पे। So let us move to the summary of this chapter. Facts, numbers, measures, observation, and other description of things that convey information about these things is called data. तो डाटा कोई भी मेजर, नंबर, ऑब्जर्वेशन है जो भी कोई चीज की इंफॉर्मेशन हमें देती है, राइट। डाटा कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन टैबुलर फॉर्म यूजिंग टैली मार्क्स फॉर इजी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, मतलब कि डाटा को आप एज टैबुलर फॉर्म में भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो, जिससे आप टैली मार्क्स है ना जो मैंने आपको बताया था ऐसे 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 करके, और जब 5 आ जाएगा तो आपको क्या करना है, 5 आएगा तो आपको एज एन इसमें लाइन खींच देनी है। सो उसको उससे भी अपना एनालिसिस इंटरप्रिटेशन और अच्छे से आसानी से कर सकते हैं देन राइटिंग एंड इरेजिंग योर नंबर्स वन एंड देन आफ्टर, है ना। फ्रीक्वेंसीज क्या है, तो फ्रीक्वेंसीज आर द काउंट्स ऑफ द अकरेंस ऑफ वैल्यूज एंड मेजर, यानी कि जब भी जितनी बारी वो आपकी चीज रिपीट हो रही है उसका काउंट रखना, दैट इज योर फ्रीक्वेंसीज, राइट। पिक्टोग्राफ्स, they represent data in form of pictures, objects, or parts of objects. Each picture represents a frequency which can be counted one or more than one, that is called a scale, and it must be specified, है ना। पिक्टोग्राफ आपकी कोई पिक्चर कोई भी ऑब्जेक्ट से आपकी कोई चीज को हम वो दिखा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना,
और जो स्केल होता है, स्केल आपका वो दिखाता है कि एक पिक्चर आपकी कितनी चीजों को दिखा रही है। सेम वे बारग्राफ जो है वो वहां पे दे हैव बार्स ऑफ यूनिफॉर्मली विड्थ, द लेंथ और हाइट दैट इंडिकेट द टोटल फ्रीक्वेंसी, एंड द स्केल दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द लेंथ और हाइट और फ्रीक्वेंसी अगेन मस्ट बी स्पेसिफाइड। तो यहाँ पे भी स्केल होता है कि अभी एक जो यूनिट है उसका कितनी ऑब्जेक्ट उसके अंदर में आ रही है, और जो बार ग्राफ होते हैं उसकी जो सेम हाइट तो या फ्रीक्वेंसीज के उसमें बदलती रहती है, बट जो आपकी विड्थ है वो आपकी सेम होनी चाहिए, राइट? Choosing the appropriate scale for pictograph or bar is important to accurately and effectively convey the desired information or data, and is also to make it visually appealing, यानी कि उसको और सुंदर दिखाने के लिए भी एंड बाकी चीजें करने के लिए भी ये सारे काम आपके काम होते हैं, है ना? तो दैट इज वाई जो उसकी चीजें हैं पिक्टोग्राफ की, बायोग्राफ की, उसको एक्यूरेटली दिखाना एंड इफेक्टिवली आपकी चीजें कन्वे करना, वो भी आपका एक काइंड ऑफ मोशन है, जिसके लिए आपको स्केलिंग करना अच्छा सा ज्यादा सबसे जरूरी चीज है। Other aspects of graph also contribute its effectiveness and visual appealing, such as how colors are used, what are accompanying pictures are drawn, whether the bars are horizontally or vertically. These aspects correspond to the artistic and aesthetic side of data handling and presentation, जो हमने देखा था ना अभी लास्ट वाले इसमें कि कैसे कैसे कलर्स और क्या क्या पिक्चर्स ड्रॉ करी गई हैं बार हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, वो भी आपकी इन सब चीज़ों में कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट? However, making visually representations of data fancy can also sometimes be misleading, यानी कि कभी कभार जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है डाटा का फैंसी तरीके से दिखाने में भी कभी कभार आपका मिसलीडिंग तरीका हो सकता है, राइट? By reading pictographs and bar graphs accurately, we can quickly understand and make inferences about the data presented, है ना? मतलब कि आपकी जो पिक्टोग्राफ या बार ग्राफ अगर हम एक्यूरेटली पढ़ें तो कुछ कुछ चीज़ें हम समझ भी लेंगे और कुछ कुछ हम इन्फ्लुएंसेस जो हैं उससे लगा भी लेंगे, जो भी हमें डाटा है मतलब कि उसका इन्फ्लुएंसेस मतलब कि जो भी हमारे को जो कन्वे करना चाह रहे हो मैसेज, हम वो भी निकाल लेंगे, राइट? सो दैट इज इट। इसके बाद तो आपका मेरे ख्याल से खत्म है, राइट? या सो दैट वाज इट, आपका ये 8th एपिसोड था या 9th, समथिंग लाइक दैट। सो डाटा हैंडलिंग का एपिसोड नंबर 1 टू एपिसोड नंबर 8 आज खत्म होता है, ठीक है? एंड दैट्स इट गाइस, आप लोगों के साथ इसकी डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन की जर्नी इतनी थी, और मेरे ख्याल से आपका 2 दिन या 3 दिन तक ये आएगा, और ये मेरे ख्याल से अगर 2 भी 3 दिन में भी आएगा तो 2 या 3 तो नहीं, 3 साढ़े 3 हफ्ते में या 4 हफ्ते में खत्म हो जाएगा ये। सो हाँ, इसके बाद आपका एक और चैप्टर होगा जो कि आपका हाफ ईयरली से पहले 5th चैप्टर भी आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट, सो वो हम लेके आएंगे, है ना? और आपका ये वाला चैप्टर 4th चैप्टर भी हो चुका है। सो नाउ काइंडली एवरीवन फोकस ऑन कि आप अपना ये सब चैप्टर कंप्लीट करें, कोई भी चीज़ छूट गई है उसको कवर अप करें, एंड आई विल मीट यू ऑल अगेन विद द वेरी नेक्स्ट चैप्टर इन द वेरी नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू ऑल।